गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम क्या कहेंगे? वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। कैसे आप? बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश, एनर्जेटिक और बोले कि मैं आजकल के बच्चों की तरह लग रहा हूँ। आज बड़े अच्छे कोई शूज और कल ये जो आपने कलरफुल सी प्रिंटेड जैकेट पहनी हालांकि हूं मैं पत्थर के जमाने का। जी बिल्कुल, है ना? मैं आपको यही तो कहना चाह रही थी, तभी तो कहा आजकल के लोगों की तरह। अच्छा, आपको पता है, मुझे हाल ही में पता लगा है, मैं अमूमन कहा करता था आपको, जब लोग मेरी उम्र पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मैं पत्थर के ज़माने का हूँ। अब उस ज़माने में कैलेंडर भी इजाद नहीं हुआ था तो मैं काउंट नहीं कर सकता मैं साल। लेकिन अभी मुझे हाल ही में फातिमा पता चला है कि मैं पत्थर के ज़माने का हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक टैक्सिला और गंधारा सिविलाइजेशन से है। क्योंकि आपको पता है टैक्सिला जो हमारा बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान का एक शहर है, उसका जो नाम है कुछ वो भी पत्थर से रिलेटेड है, पत्थर का बना हुआ शहर। कोई गंधारा सिविलाइजेशन के हम अमीन हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम माना जाता है। और तो मैं, मुझे लगता है कि पैदा तो रावलपिंडी में हुआ था, लेकिन ताल्लुक मेरा आपका उधर से, हाँ थोड़ा सा उधर से है मेरा, पत्थर के ज़माने से। आप कहें मैं थोड़ा थोड़ा उधर से गुजरते हुए इधर आया हूँ। तो जनाब टैक्सिला वाले आज जरा तैयार हो जाएं और गंधारा सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट रखने वाले तैयार हो जाएं, इसलिए कि आज राइजिंग पाकिस्तान में मैं और फातिमा फीचर करने जा रहे हैं गंधारा सिविलाइजेशन को, टैक्सिला को, इसकी क्या कहानी है, ये कितने हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन का अमीन है और वो क्या वक्त हुआ करता था। मुझे कभी कभी गंधारा की सिविलाइजेशन की कहानी सुन के फातिमा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा मॉडर्न और आगे के दौर के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आप वैसे टैक्सिला गए हुए? कई बार, मैं भी बहुत दफा गई, है ना, कॉलेज के ट्रिप पे। मैं कॉलेज के ट्रिप पे भी गई हूँ, और क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स हरीपुर में हैं, तो वो हम जब रास्ते से जाते हैं तो और वो जो रास्ते में जो पत्थर की क्राफ्टेड जो चीजें हैं वो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। तो आज हमें बहुत मजा आने वाला है। एग्जैक्टली। अयाज कानी साहब जो कि माहिर हैं गंधारा सिविलाइजेशन की, उसके हिस्ट्री के, उसके कल्चर के, और उस पर बहुत सा काम कर रहे हैं। तो कानी साहब को आज हमने बुलवाया है और आज हम कुछ इस सिविलाइजेशन को ओन भी करेंगे और इसको ट्रिब्यूट देंगे। इसके अलावा क्या है फातिमा आज के राइजिंग पाकिस्तान में? जी, इसके अलावा जो हमारे पास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। हमें आज ज्वाइन करेंगे एडवोकेट अफजल जदून, और आज उनका जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं ये कहूँगी कि वो लोग नहीं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या जिनकी हो चुकी हैं, बल्कि हम सबको अपने बच्चों को बिठाना चाहिए, और हमें जो हमारा निकाह नामा है, जो हमारा एक मेन शादी की एक प्रोसेस में एक चीज़ होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम शादियां तो कर लेते हैं या हम करवा भी देते हैं बच्चों की, लेकिन तौसीक हमारे साथ एक बहुत बड़ी, ये हमारे, मैं कहूँगी एक हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने बच्चों को बिठा के ये नहीं बताते कि शादी क्या है। उसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शादी खाली अच्छे कपड़े और फंक्शंस और फोटोशूट्स तक महदूद नहीं है। हाँ, आजकल के बच्चों की यही एक वो चीज़ होती है, शादी हो रही है, नए कपड़े, नए जूते और ये सब कुछ। नहीं जी, शादी है तो आपने निकाह नामे को, उस चीज़ को, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझना है। ये सारे सवालात आपके जितने भी हैं, मेरे तो बहुत सारे हैं, आई एम श्योर तौसीक के भी होंगे, लेकिन आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें मैसेज करें अपने क्वेश्चंस जो निकाह नामे से रिलेटेड है। निकाह नामे की तफसील आज हमें बताएंगे अफजल जदून। जी हाँ बिल्कुल। और जैसा कि फातिमा ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो अफराद के माबैन, तो वो मर्द और औरत जो निकाह के बंधन में बंध रहे हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने राइट्स दोनों का पता होना चाहिए कि मेरा हक क्या है और मेरा फर्ज क्या है। और निकाह नामा हालांकि देखें तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता बाद में जाके अगर नाचाकी हो, मसाइल पैदा हो, तो हम देखते हैं कि हमारी सिविल कोर्ट्स में एक बहुत बड़ी तादाद हमें निकाह नामे के इब्हाम और कंफ्यूजन और इंटरप्रिटेशन से जुड़े हुए मसाइल के केसेस लगे हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। तो इसलिए आज जदून साहब आएंगे और आपको पता है उनका बोलने का अंदाज, इतने आसान अल्फाज में वो इतने मुबहम मसाइल जो हैं कानून से जुड़े हुए वो एक्सप्लेन करते हैं कि लुत्फ आ जाता है। बहरहाल जैसे फातिमा ने कहा, व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे आवेज़ा है, इस पर अपने नाम, अपनी जगह के नाम के साथ बताइए कि निकाह नामे से जुड़े अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्लैरिटी है, आप चाहते हैं, तो वो आप हमें अभी फ़ौरन अगले आधे घंटे में हमारी लाइंस ओपन है व्हाट्सएप की, आप हमें याद कर सकते हैं। और आज तो मेरा फेवरेट क्लास फेलो भी आ रहा है जी, वो मुझे खुशी आपकी नजर आ रही थी आज सुबह और ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी भी है, इसलिए कि अब्दुल्ला आपके भी फेवरेट है। अब्दुल्ला आ रहे हैं जी, और अब्दुल्ला ने उस दिन बैठे बैठे बात की, हमारी टीम मीटिंग हो रही थी,
मैंने कहा अब्दुल्ला सीरियसली? कहते जी जी तौसीक भाई बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैंने कहा लेट्स डू अ सेगमेंट ऑन दिस। अब्दुल्ला ने कहा कि जब दुनिया का पहला जहाज बना था तो आपको पता है उसके जाहिर उस वक्त कोई फैक्ट्री तो थी नहीं कि जिसमें जहाज के पुर्जे, कोई एयरबस, कोई बोइंग के जनाब वो पुर्जे बन रहे होते। साइकिल के पुर्जों से जहाज बना था। कैन यू इमेजिन? आम जो 2 पहियों की साइकिलें होती हैं उसके पुर्जों को जोड़ के पहला जहाज बनाया गया था। ये सारी डिटेल और एयरक्राफ्ट की, एयरप्लेन की कहानी कि तब से लेके अब 800 से ज्यादा लोग एक जहाज में बैठते हैं तो वो साइकिल के पुर्जों से तो नहीं चल सकता। ये सारी कहानी आज अब्दुल्ला लेके आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, एंड आई एम सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, इसके अलावा हम आप सब लोगों को लेके जाएंगे कराची, और कराची में शाहरुख नदीन हमारा वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि आज हमारे बुक बडी हमें किन किताबों का रिव्यू देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और आपके सोशल मीडिया मैसेजेस तो प्रोग्राम का हिस्सा होंगे ही। तो आप अपने नाम, अपनी जगह के नाम के साथ, अपनी प्यारी सी कोई तस्वीर, अपने किसी जानवर की, अपने दरख्त की, और जो घर के बाहर अगर लगा आप है लोगों उसपे ने कुछ कभी टेक्सला गए हैं तो हमें Yes, why टेक्सला की not? पिक्चर्स That's a good idea. भेजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कभी टेक्सला गए हैं और तो वहाँ की कोई यादगार आपकी तस्वीर है तो वो हमें जरूर भिजवाएं। अभी कैनी साहब आएंगे तो उनके सेगमेंट में हम आपकी तस्वीर, टेक्सला की याद, चाहे स्कूल कॉलेज का ट्रिप हो, बिल्कुल, चाहे फैमिली ट्रिप हो, तो आप हमें अभी फौरन भिजवा सकते हैं। आमिना और उनकी टीम जो है वो आपके मैसेजेस का इंतजार करें। तो आज बहुत कुछ है जी राइजिंग पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ट्रेन को चलाते हैं राइजिंग पाकिस्तान की। कैसे? ऐसे, एंड 3 and 2 and 1। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपकी साइकिल के अंदर अगर एक मोटर इंजन लगा दिया जाए तो क्या वो जहाज बन सकती है? आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ जब पहला जहाज बना तो उसमें साइकिल के पुर्जे इस्तेमाल हुई। सारी मजेदार कहानी मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त अब्दुल्ला हमारे लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या सीन है भाई, ये तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, आज तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। सर प्रूव्ड है बहुत, बल्कि एक तरह का एक मिरेकल ही था जब ये हुआ था, बिकॉज जितने भी साइंटिस्ट थे, जो लोग भी एविएशन के ऊपर रिसर्च करते थे, वो यही कहते थे एक चीज़ जो हवा से भारी है वो कैसे उड़ सकती है हवा के अंदर। एग्जैक्टली बिल्कुल। हवा में तो सिर्फ पत्ते उड़ते हैं और वो भी जब झड़ते हैं तो वो भी जमीन पे आ जाते हैं, वो भी जब हवा हल्की होती है तो नीचे आ जाते हैं। लेकिन 2 लोग, राइट ब्रदर्स जिनका नाम था, उन लोगों ने ये काम कर दिखाया और साइकिल के पुर्जे, उनकी बेसिकली जो कंपनी थी वो एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अच्छा, ओके जी, जो कि उनके कुछ फैमिली का था, उसके फैमिली बिजनेस था कोई। हाँ, और उन लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इसके साथ कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो उड़े। ठीक है। कब तक हम जमीन पे ही चलते रहेंगे? वो तंग आ गए थे मेरे ख्याल से थोड़ा। तंग आ गए थे, है ना? अच्छा, फिर उन्होंने एक 12 हॉर्स पावर का इंजन यूज करके, सिर्फ 12 हॉर्स पावर। आप ये देखें कि आजकल की जो हमारी गाड़ियां हैं उनके अंदर कितने, बाइक्स के अंदर कितने बड़े बड़े इंजन और क्या क्या हॉर्स पावर होती है उनकी। एग्जैक्टली। लेकिन उन लोगों ने 12 हॉर्स पावर का इंजन यूज करके पहला जहाज बनाया जिसके अंदर साइकिल के पार्ट्स यूज किए गए थे। ओके, कोई तस्वीरें लाए हो कि नहीं? जी बिल्कुल लाया हूं जी, कंट्रोल रूम जरा तस्वीर पहली आवेजा करें। ओह राइट, ओके। ये वो पहला जहाज है और इसने कुछ मीटर्स की, आई थिंक 260 मीटर्स की या कुछ इस फ्लाइट की थी। बस ये उड़ा था और साथ ही उसने कहा था ख़वातीन हज़रात अब हम है ना लैंड कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि उस टाइम पे जहाज को उड़ाना मुश्किल नहीं था इतना, उसको हवा में रखना मुश्किल था। बिल्कुल सही। और वो रखा नहीं जा रहा था, तो 260 मीटर्स भी एक बहुत बड़ा फीट था जो इन लोगों ने अचीव किया था। और ये राइट ब्रदर्स हैं? जी, ये दोनों राइट ब्रदर्स हैं। जैसे भाइयों का सीन बड़ा है, जरा मैं तो कहता हूँ वो तो जहाज इन्होंने बना दिया, हमें दे दिया, लेकिन इनका जरा फैशन सेंस चेक करो अब्दुल्ला, क्या खूबसूरत इनका फैशन सेंस है। उस टाइम के लोगों में राइट वाले जो राइट भाई है ना, जी जी दोनों राइट ही हैं वैसे, लेकिन जो राइट पे राइट है ना, जी जी, उनका जरा कॉलर चेक करो कोट का, हाय नेकटाई का तो कमाल है भाई, क्या बात, सीन ऑन है भाइयों का, क्या बात है। और ये एक इसका मॉडिफाइड वर्जन है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्गर इंजन यूज करके बाद में और कुछ इसका वेट कम किया, कुछ थोड़ी सी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस के साथ इसको बनाया, तो ये 5 मिनट तक हवा में रहा था। 5 मिनट की फ्लाइट थी वो। जी जी, ओके। और इसके ही मॉडल को यूज करके आगे बहुत से आगे जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई एविएशन के अंदर, बिल्कुल ये कुछ शुरू के कमर्शियल फ्लाइट्स जो थी
ये उनका इसके अंदर कुछ 15-20 लोग ही बैठ सकते थे। आज हम देखें कि 800 लोग बैठ सकते हैं एक जहाज के। तो एक चीज तो हमें पता चलती है दैट एविएशन या जितनी भी एयरोनॉटिकल साइंस इट हैज कम अ लॉन्ग वे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक शुरू का ही जहाज है, ये थोड़ा उसका बाद का है, लेकिन अर्ली ही उसका एक वर्जन है। प्रोपेलर। अच्छा, ये जो पंखों से पहले जहाज चला करते थे, जी। अब हमें पंखों वाले जहाज कम नजर आते हैं। ये प्रोपेलर है। ये इसका मेन जो फ़र्क है प्रोपेलर में और क्या नाम है जेट इंजन में, वो यही होता है कि जी ये देखें कहाँ साइकिल के पुर्जों से बनता था और ये देखें। वाह, एग्जैक्टली। पूरी इंडस्ट्री है ना जी? पूरी इंडस्ट्री है। और ये जेट इंजन्स बन रहे हैं, बहुत ही हम देख सकते हैं कि जेट इंजन्स बन रहे हैं, पूरा जहाज बन रहा है। और मतलब कैसे जुड़ रहे हैं उसके पुर्जे? ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल कमर्शियल जेट था, जेट एयरलाइनर था, जो कि सक्सेसफुल रहा। तकरीबन 1958 से 2013 तक ये यूज के अंदर था, मोर देन 50 इयर्स। और इसके अंदर पंखा, जैसे हम देख रहे हैं कि पंखा फिर आउट हो गया था और जेट इंजन जो है, जी जेट इंजन था। जेट इंजन भी बेसिकली 1952 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत बाद में। अच्छा, ओके। उससे पहले जो थे प्रोपेलर ही यूज हुआ करते थे। और प्रोपेलर बेस जैसा आपने बताया कि पंखा होता है, तो इसका वही होता है कि ये इतने एल्टीट्यूड पे नहीं जा सकता, इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। ये जैसे कि हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये प्रोपेलर है और साथ में एक जेट इंजन होता है। जेट इंजन की बेसिकली साइंस ये है कि वो एयर ब्रीदिंग इंजन होता है। उसका वो अपनी जो थ्रस्ट है, जो कि एविएशन के लिए एक फोर्स यूज होती है, वो हवा जो है एक जेट इंजन के थ्रू निकाली जाती है और उसकी स्पीड ज्यादा होती है, सुपरसोनिक स्पीड पे। ये एक जेट इंजन है जी, जिस वक्त इस वक्त आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं जी। और आप देखें कि उसके पीछे से आपको एक फ्लेम, एक आग का एक क्या कहेंगे, बगोला थ्रस्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। और ये टेस्ट हो रहा है, ये इस वक्त इंजन फैक्ट्री में बन रहा है और उसको टेस्ट किया जा रहा है। और आप देखें कि यही वही आग का थ्रस्ट है जो फिर इंजन को आगे की तरफ लेके जाती है और पूरा जहाज उड़ रहा होता है तकरीबन 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। और ये शुरू का जो 1952 के अंदर, जैसे मैंने कहा था, जो जेट्स आए थे, ये उसके शुरू का कॉकपिट है। बिल्कुल भी कुछ भी इसके अंदर फैंसी नहीं है। जितना भी इसका कंट्रोल है सारा का सारा मैनुअल है। और ये इसका सेकंड जनरेशन जिसको कह सकते हैं हम, ये कॉकपिट था। इसके अंदर थोड़ा सा एक इंटीग्रेटेड ऑटो पायलट आ गया था। ओके। तो एक थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ गई थी, चीज़ें बेहतर हो गई थी। बिल्कुल। और ये थर्ड जनरेशन है, इसके अंदर थोड़े से सेफ्टी फीचर्स, कम्युनिकेशन के फीचर्स जो थे बेहतर हो गए थे और इसके अंदर सेफ्टी जो थी ओवरऑल बढ़ गई थी, जो एक्सीडेंट्स होते थे कम होते थे। ये चौथी जनरेशन है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारा कुछ ऑलमोस्ट डिजिटल हो चुका है। ये 1988 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। अच्छा। तब से लेके अब तक थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है ऑब्वियसली, लेकिन ओवरऑल इसको फोर्थ जनरेशन ही माना जाता है क्योंकि सब कुछ। और ये जो जहाज है ये बहुत ख़ास है क्योंकि जी क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ सकता है। एग्जैक्टली, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, बहुत तेज। लेकिन ये फिर मुझे याद है कि उड़ सकता था क्योंकि इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और एक हादसा भी हुआ था पेरिस में, फ्रांस के एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया था और बहुत मशहूर ये वाकया है कि फिर ये जहाज क्रैश कर गया था टेक ऑफ के साथ ही। और जितने भी अफराद इसमें सवार थे वो इस दुनिया से चले गए थे और इमीडिएटली कॉनकॉर्ड को डिसकंटिन्यू किया था। और फिर उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मसला भी था और ये भी था। सो एविएशन की जो कहानी है वो है बड़ी इंटरेस्टिंग और इसके अंदर जो हादसात हैं उनकी कहानी भी बड़ी दिल को दहला देती है और बहुत से लोग खाइफ भी होते हैं। बहुत से लोगों को मैं अभी भी जानता हूँ जो बहुत यानी ट्रैवल करते हैं लेकिन जहाज में, वो कहते हैं ट्रेन में ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ, जहाज में नहीं बैठो। अच्छा, आपको एक मजे की चीज बताऊं, जो सबसे खतरनाक पार्ट होता है ना एयर ट्रैवल का, वो आपके घर से लेके एयरपोर्ट तक होता है क्योंकि ज्यादा जो एक्सीडेंट्स और जो ज्यादा जो हादसात और बिल्कुल सही कह रहे हो, इंजरीज होती हैं वो रोड पे होती हैं। रोड पे होती हैं और क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है तो वो खौफ उतर चुका होता है हमारे से। दूसरी बात ये अब्दुल्ला कि जब कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, जब कोई हादसा एयर क्रैश होता है ना जी, तो वो एकदम से सेंसेशन बन जाती है कि 165 अफराद थे उसमें या 300 अफराद थे या
तो वो लगता है कि वो बहुत खौफनाक चीज़ है। और तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उससे ज़्यादा एक साल में अफराद जो हैं वो ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक होते हैं। इसका एक मसला ये भी है कि क्योंकि जब कोई इस तरह का जहाज़ क्रैश होता है तो उसके अंदर बचने के चांसेस नहीं होते। हालांकि कम होता है जितने सड़क के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जब हो जाए तो फिर बचने के चांसेस नहीं। बचने के चांसेस और कम होते हैं। सबसे ज्यादा लोग, आप काफी एयर ट्रैवल करते हैं, तो सबसे महंगी टिकट आप मुझे बताएं कौन सी होती है? फर्स्ट क्लास की। फर्स्ट क्लास की विंडो वाली। वो सबसे खतरनाक होती है। अच्छा रियली? जी। ओह लो। अच्छा वो कैसे? सबसे जो बेहतर सीट होती है वो पीछे वाली होती है। अच्छा। और वो भी कॉर्नर की नहीं, हाँ। विंडो वाली, आयल वाली, जो बीच में, जहाँ पे आपकी दोनों तरफ लोग बैठे हों। यार ये, और मैं ये सबसे ज्यादा अवॉइड करता हूँ इसलिए कि उसमें इधर भी बंदा है इधर भी बंदा है। जी जी। तो आप, मैं कहता हूँ इधर विंडो की सीट। अगर कभी नहीं एक्सीडेंट हो जाए तो एक तो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ठीक है, वो आपको आपके लिए कुशन का काम कर सकते हैं। यार ये बड़ी, ये बात नहीं मैं मान सकता। जब जहाज क्रैश करेगा तो सारे जाएंगे, वो कुशन का फिर क्या करना है? एक्चुअली बचत हो सकती है। अच्छा? ये वाकई में ये प्रूवन फैक्ट है। ये प्रूवन फैक्ट है कि आपके बचने के चांसेस, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बैठे और आपको कुछ भी नहीं होगा, हाँ। लेकिन बचने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं। क्योंकि ऐसे एयर क्रैशेस की हिस्ट्री भी है कि जहाज क्रैश किया था और कुछ लोग बचे भी हैं उसके अंदर से। बिल्कुल बचे। तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपके ख्याल में जो दरमियान में बैठे हुए लोग हैं उनकी ज्यादा है, और जहाज के पीछे की जो इकोनॉमी की सीट्स होती हैं, फर्स्ट क्लास और बिजनेस के जो पैसेंजर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं और सबसे ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं बेचारे। यार ये तुमने बात बड़ी जबरदस्त बताई है। अभी एयरलाइन वालों को चाहिए कि पीछे के टिकटों को महंगा करें, आगे वाली को सस्ता करें। बिल्कुल। अच्छा भाई, बहुत मजे की स्टोरी थी जी। और स्लाइड्स भी बहुत अच्छी थी। और जैसे कि अब्दुल्ला ने आपको बताया कि अब तो वक्त ये आ गया है कि एक जहाज में 800 से ज्यादा लोग मुसाफिर बैठ रहे होते हैं। यानी आप समझें कि 3-4 जहाज ऐसे डबल डेकर, एक दिन पहले भी हम बात करें कि 3-4 जहाज जोड़ के एक जहाज बना दिया गया। इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रही है, प्रोटोटाइप डिजाइन उसके अभी तक तैयार किए गए, कोई उसके ऐसा कुछ अभी कमर्शियल यूज में, किसी मेन यूज में या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आया। लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक जहाज मिल जाए। बिल्कुल। और ये जो फ्यूल और एनवायरनमेंट को कहते हैं कि जी जहाज पोल्यूट कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, और हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक जहाज आ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता शायद सुपरसोनिक जहाज भी इलेक्ट्रिक में आ जाएं और उनकी भी वापसी मुमकिन हो सकती। बिल्कुल। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। हर दफा तुम्हारा सेगमेंट बड़ा जबरदस्त होता है। आज मैंने बहुत लर्न किया तुमसे। गॉड ब्लेस यू, जीते रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफजल जदून हमारे साथ हैं। और आज हमने कुछ बात करनी है कि जो निकाहनामा होता है, जो हमारा एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है एक मर्द और औरत के दरमियान जब उनकी शादी होती है, तो उस निकाहनामे की कुछ बेसिक्स, कुछ ऐसे सवाल जिनका हर एक को पता होना ज़रूरी है, ये आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। रहिए हमारे साथ।